डेली करें। Good morning. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir, you are. हाँ. So कल से थोड़ा अलग है आज का. Yesterday we talked about the basic research process and how to construct the theoretical and conceptual framework. आज का जो 2 यूनिट्स है उसमें एक इथिक्स होगा और ये हाउ टू राइट अ प्रपोजल राइट फॉर गेटिंग रिसर्च ग्रांट. ये टॉपिक उन्हीं को फायदा होगा जो लोग अपने पीएचडी के बाद माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट या बिग टाइम रिसर्च करना चाहते हैं. सो इट इज बेसिकली दी स्टेपिंग स्टोन. आपका पीएचडी उसका स्टेपिंग स्टोन होता है और आगे चल के आप प्रपोजल लिखना जान सकोगे. इट इज सिमिलर टू सिनॉप्सिस बट लिटिल बिट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिचनेस. एडिशन ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उसमें मैंडेटरी होता है और उसकी कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा कि हाउ शुड वी एक्सेल आवरसेल्फ इन राइटिंग द बेस्ट प्रपोजल. अब होता क्या है, हम लोग भी प्रायर टू कोविड वी यूज्ड टू राइट 10 प्रपोजल और उसमें से एक दो हमारे एक्सेप्ट होते थे. सो रिजेक्शन रेट इज क्वाइट, I would say, high, but limitation of funds are also there for social science. Science में सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है. तो हम देखेंगे कि how should we get ourselves comfortable writing the proposal. First, you have to start with a very good idea. आइडिया इसलिए जरूरी होती है कि आप अगर कोई ऐसा टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल yesterday I was thinking कि पोस्ट कोविड के ऊपर किस टाइप का रिसर्च हो सकता है. सो मैं नॉन साइंस की बात कर रहा हूँ कि क्या वर्कर्स पे उसका असर हुआ है, क्या वर्क कल्चर पे उसका असर हुआ है, प्रोडक्टिविटी पे उसका असर हुआ है, या फिर कंपनी का जो जॉब कल्चर था उस पे कुछ हुआ है. सो देर आर मेनी एरियाज जहाँ पे आप एक अच्छी आइडिया लेके चल सकते हो एंड प्रिफरेबली वो फॉरवर्ड लुकिंग आइडिया होनी चाहिए जब हम साइंस की बात करते हैं, राइट. और जब हम पॉलिसी मेकिंग या मैनेजमेंट या इवन कॉमर्स की बात करते हैं तो एनीथिंग दैट इज करंट एंड अपडेटेड इज सफिशिएंट इनफ टू कम. से फॉर एग्जांपल अभी 4 साल पहले आयुष्मान भारत गवर्नमेंट ने लॉन्च की है. तो एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका इवेल्युएशन का क्राइटेरिया होता है स्टेट गवर्नमेंट के बजट से, राइट. तो अभी तक मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है स्पेशली अपने सेंट्रल इंडिया में कि ऐसा कुछ हुआ है. सो एज ए रिसर्चर इफ आई वांटेड टू नो दैट हाउ मच बेनिफिट द पीपल हैव रिसीव्ड फ्रॉम द आयुष्मान भारत प्रोग्राम. इसके पहले हमने नरेगा का किया था नागपुर डिस्ट्रिक्ट में और अमरावती डिस्ट्रिक्ट में. सो वाकई में एमजी नरेगा से पॉवर्टी कम हुई क्या. देन वी वेंट वन मोर स्टेप फर्दर and we looked into some Banjara people who are traditionally migrating communities in the part of Vidarbha including Washim and Amravati district, and we have seen कि अगर वो एक जगह स्टेशनरी हुए और उन्होंने अगर एमजी नरेगा में काम किया है तो क्या उनका माइग्रेशन पैटर्न स्लो हुआ है क्या, बिकॉज दे आर ट्रेडिशनली काउ हर्डर्स. ये शिप हर्डर्स होते हैं, ये लोग अपने बकरियों को लेके इधर उधर घूमते हैं, वो एक जगह रहते नहीं है. सो वी गॉट ए इनिशियल अंडरस्टैंडिंग बट वो ट्रैकिंग देम इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड अल्टीमेटली जब स्टडी कंक्लूड हुई 6 महीने में तो हमें पता चला कि नॉट मच इफेक्ट हैज बीन देयर बिकॉज उनकी पुरानी जनरेशन इज नॉट वेरी मच इंक्लाइन. तो देर आर लिमिटेशंस ऑन दिस साइड. बट आप अगर साइंस की बात करते हो तो एनी ड्रामेटिक आइडिया विल बी अ ग्रेट बिगिनिंग. अब होता क्या है, पैकेजिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. आपका
पैकेजिंग का मतलब है कि हाउ वेल यू हैव रिटन दैट पर्टिकुलर सिनॉप्सिस और द रिसर्च प्रपोजल। सो कई बार लोग एक ऑर्डिनरी या पुअर आइडिया लेके आते हैं एंड देन दे पैक इट वेरी वेल। तो उन्हें लगता है कि हमारा राइटअप अच्छा है, हमारा डिस्क्रिप्शन अच्छा है, सीमलेस कनेक्टिविटी है हमारे प्रपोजल में, तो हमारा आइडिया सिलेक्ट होगा। वो नहीं होता है, उसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। कई बार आइडिया बहुत अच्छी होती है पर वो कैंडिडेट को लिखना नहीं आता है, तो उसका भी आइडिया अच्छे होने के बावजूद भी वो प्रपोजल रिजेक्ट होता है, राइट? सो फॉर एवरी गुड आइडिया दैट इज फंडेड देर आर अदर्स विच आर नॉट, और जो नॉट होते हैं वो बेसिकली उसका पैकेजिंग खराब होता है, मतलब वो सही तरीके से पेश नहीं किया जाता। नाउ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव रिटन पेपर्स। तो पेपर में कैसे हम एक संक्षिप्त रूप में 10-12 पन्ने में हम अपना कंसेप्ट फॉरवर्ड रखते हैं। थीसिस इज अ वेरी डिस्क्रिप्टिव, वेरी लॉन्ग प्रोसेस, टीडियस प्रोसेस। So just like a research paper, this proposal is in between the research paper and your synopsis of your PhD. So we must improve the packaging. मतलब हमें वो लिखने की कला को अवगत करना है और उसी के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। कई बार ये देखा गया है, लोगों के पास आइडिया बहुत होती है बट दे आर अनेबल टू डिस्क्राइब इट इन अ साइंटिफिक वे, and as a result they are unable to secure the funding for the same. So हमें क्या करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो भी हमारी आइडिया है उस आइडिया से जुड़ी हुई कौन सी फंडिंग एजेंसी है, राइट? सो एज आई सेड यस्टरडे कि कॉमनली फॉर एकेडमिक्स के लिए आपका यूजीसी का एआईसीटीई का फंडिंग होता है, आईसीएमआर ये सोशल साइंस के लिए होता है, एंड ऑल्सो देर आर मेनी हंड्रेड्स ऑफ एजेंसीज जो साइंस के लिए भी फंडिंग करती है। तो पहले हमें फंडिंग एजेंसी देखना है कि मेरी आइडिया इसमें जा सकती है। सेकेंडली, हमें उस एजेंसी द्वारा जो इशू की गई गाइडलाइंस होती है वो हमें केयरफुली पढ़ना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि कैंडिडेट अक्सर फोकस अपने प्रपोजल पे करता है, ना कि फंडिंग गाइडलाइन पे। अब गाइडलाइन में क्या होता है, कई बार गाइडलाइनों में आपको ये बताया जाता है कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद, डिफेंड होने के बाद आपको 10% 20% एडवांस मिलेगा, आपको हर 90 दिन में उसका रिपोर्टिंग करना है, आपका एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या स्टेट कोऑर्डिनेटर होगा, उसको हर 15 दिन में फोर्टनाइटली आपको अपडेट देना है। तो कई सारे माइलस्टोन, कई सारी चीजें वो गाइडलाइन में दी जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो फंडिंग गाइडलाइन में दी जाती है कि आप जो प्रपोजल लिखोगे उसमें अगर उन्होंने बोला है कि कौन से सेक्शन को कितना वेटेज है, तो वो वेटेज के हिसाब से आपको प्रपोजल लिखना पड़ता है। मेनी एजेंसीज डू हाईलाइट दिस एंड मेनी डू नॉट। कई एजेंसी जो है उसको ग्रे में रखती है, दे वो बताते नहीं है। से फॉर एग्जांपल एआईसीटी, उसका कॉमन एक फॉर्म होता है और उसमें इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बट प्रोफेशनल एजेंसी जो होती है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट कैन नॉट बी डन। अब जो लोग यूजीसी और एआईसीटी का काम करते हैं उनको लगता है कि मैं कंप्यूटर खरीद लूंगा, प्रिंटर लूंगा, किताबें लूंगा। Certain things, consumables are permitted by certain agencies. Most agencies they prefer कि आप केवल रिसर्च पे ही पैसा खर्च करो, और रिसर्च से रिलेटेड जो भी आपका ट्रैवलिंग है या फिर आपका लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट है, तो यू कैन reimburse those expenses whenever you feel it is required to do so. थर्डली, आपको ये देखना है कि थीम दी जाती है, फंडिंग थीम दी जाती है। टिपिकली एक थीम होती है ब्रॉड। एक मिनट है, वो मेरा डॉग बार कर रहा है, उसको लॉक, एक होल्ड।
सॉरी, हाँ। सो कई बार थीम दी जाती है। अब कई बार थीम क्या होती है, आई वुड से नॉट कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ब्रॉड थीम दी जाती है। से दे से सोशल साइंस। अब सोशल साइंस इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, उसमें सब कुछ आता है, लिटरली सब कुछ। इवन स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग सब आ जाएगा उसमें, इकोनॉमिक्स से लेके। सो अगर थीम ब्रॉड होगी तो यू कैन टेक अ चांस। बट साइंस में हमने देखा है देर आर वेरी मैक्रो थीम्स, माइक्रो थीम्स, मतलब स्पेसिफिकली दे विल से अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, सर्टन थिंग। तो हमें फंडिंग थीम देखना है कि थीम में हम बैठते हैं कि नहीं। मेनी टाइम हमने ये देखा है कि लोग गलत थीम में गलत प्रपोजल भेजते उनको लगता है अगर हमारा लक होगा सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं, वो जनरली रिजेक्ट होता है बिकॉज वो बोलते हैं कि आपने गलत जगह उसे अप्लाई किया। देन क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था कि कौन से क्राइटेरिया पे आपका प्रपोजल को फंडिंग मिलेगा। जैसे मैंने बोला था कि 5-6 क्राइटेरिया है जो मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा। पहला आता है आपका साइंटिफिक मेरिट। उसमें राइट फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड अप टू योर डिग्री टू पीएचडी एंड द क्वालिटी ऑफ पेपर्स यू हैव रिटन। आपकी टीम में कौन लोग हैं, आपने इसके पहले इस टाइप का काम किया हुआ है क्या। सो पीपल। सेकंड आपका क्राइटेरिया आता है आपका टॉपिक, वो सही में डिमांडिंग है क्या। अगर हम उसको फंड करेंगे तो हमें उसके आउटकम क्या मिलेंगे और आउटकम से हमें क्या फायदा होगा एजेंसी को। या थर्ड, उसके वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशन है क्या। कि अगर उसको फंड किया गया तो क्या उसका फायदा बहुत ज्यादा लोगों को मिल सकेगा क्या, राइट। और एक क्राइटेरिया होता है कि तय समय सीमा में ये प्रोजेक्ट खत्म होगा क्या। जनरली द पीरियड इज अप टू 180 डेज। रेयरली आपको 365 डेज या इवन 18 मंथ्स का मिलता है, वो बहुत रेयर होता है। जनरली ये 6-6 महीने के प्रोजेक्ट ये लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, सो दैट every year they get newer and newer proposals. So before we start writing anything, आपको उनकी गाइडलाइन पढ़ने में बहुत समय गंवाना है। हम लोग ये गलती कर चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी मेड मिस्टेक्स। फिर बाद में पता चला कि नहीं, इट इज बेटर टू रीड द गाइडलाइन केयरफुली एंड देन स्टार्ट राइटिंग। बिकॉज कई बार जैसे मैंने पहले बोला, गाइडलाइन में प्रपोजल्स का राइटअप कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी बताया जाता है, एंड समटाइम दे आर वेरी लेंदी गाइडलाइंस। और हम जनरली उसको हमको एक गलत आदत लगी है कि जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, हम सब एग्री एक्सेप्ट इंस्टॉल, और हम खुश हो जाते हैं कि हमको फ्री में कुछ मिल गया है। तो इसमें जो गाइडलाइन आती है वो आपको शांति से प्रिंट आउट लेके 1 बाय 1 लाइन उसको पढ़ना है। कोई डाउट होगा उसको आप क्लैरिफाई कर लेना है, क्योंकि अगर आपने वो प्रोजेक्ट ले लिया या आपको वो मिल गया और उसके बाद अगर कुछ अड़चने आ गई जो आपने ओवरलुक की थी गाइडलाइन में, तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती है, उसका सामना कर सकता है, करना पड़ सकता है। इट बिकम्स एम्बेरसिंग फॉर द रिसर्चर टू कन्फ्रंट विद द एजेंसी कि हाँ ये मेरी गलती थी, मैंने पढ़ा नहीं वगैरह वगैरह। तो वो मत कीजिए। अब सम ऑफ द क्राइटेरिया, जैसे मैंने पहले बोला, मेरिट। नाउ अनफॉर्चुनेटली ये जो रिसर्च की दुनिया है वो केवल मेरिटोरियस लोगों के लिए ही खुली है। ये इसका सैड पार्ट है। तो जैसे मैंने बोला कि मेरिट मतलब क्या, तो क्वालिफिकेशन, आपके टीम में कौन लोग हैं, उनका तजुर्बा, उन्होंने पहले किया हुआ काम, उनके टॉप 3 पेपर देखे जाते हैं कि कल जैसे कोई पूछ रहा था हाई इम्पैक्ट जर्नल, वो पूछते हैं कि आपके टॉप 3 पेपर हमें बताइए, वो भी लेटेस्ट होने चाहिए और वो भी सब्जेक्ट रिलेटेड होने चाहिए। उसमें इंटरडिसिप्लिनरी दे डोंट एक्सेप्ट। सो मेरिट, बिकॉज when somebody is giving you money, they want to make sure the money is going into the good hands. सेकंड जो क्राइटेरिया होता है, प्रोग्राम की प्रायोरिटी क्या है। अब कई बार ये क्राइटेरिया डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो हम केवल एज्यूम कर सकते हैं कि मेरा प्रपोजल, मान लो उन्होंने कोई ब्रॉड टॉपिक दिया और उनको 1000 एप्लीकेशंस आई, तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से वो 1000 में से 150 शॉर्टलिस्ट करेंगे।
कि yes, this is the area they want to work on the priority, and remaining 850 will be simply rejected no matter how good they are, but they do not fall into the priority of the program. तो ये हमें जानने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वी कैन ओनली गेस. थर्ड, क्वालिफिकेशन. इसमें टीम में एक का पीएचडी होना जरूरी है, एक प्रोफेसर लेवल का या डायरेक्टर लेवल का या सेक्रेटरी लेवल का आदमी होना जरूरी है जिसका बहुत तजुर्बा होगा, राइट. और बाकी जो लोग होते हैं वो एसोसिएट, असिस्टेंट, इवन लेक्चरर भी चल जाते हैं, बट 1 or 2 पीपल शुड बी हाईली क्वालिफाइड, जिनको हम पीआई बोलते हैं. पीआईचा लॉन्ग फॉर्म काय, कोणता? इन्व्हेस्टिगेटर, लीड इन्व्हेस्टिगेटर, जो प्रिंसिपल इन्व्हेस्टिगेटर. प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर. बहुत दिन हो गए ये नाम याद नहीं आया. सो ओनली दैट पर्सन कैन बिकम पीआई, रेस्ट कैन बी द पार्ट ऑफ टीम. वो टीम कैसी बनानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा. The fourth, which is very important from the agency point of view, and the researcher least bothered about that, is a planning and administration. आप तय समय सीमा में उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्लान करके एडमिनिस्टर करेंगे. आता याच्यात गंमत काय होते माहिती का? जनरली हे फुल टाइम प्रोजेक्ट होते हैं. सो से यू आर वर्किंग इन सम कॉलेज and there is a gathering or there is an examination or you have to check the paper or go to certain committee, it becomes, I wouldn't say very difficult, relatively difficult to focus. Preferably आप पीआई होने के लेवल पे आप एंगेज हो सकते हैं, इट इज अंडरस्टूड, बिजी हो सकते हैं, बट आपके टीम में ऐसे लोग होने चाहिए कि जो फुल टाइम फील्ड में जाके, अगर वो फील्ड वर्क होगा या वो एक्सपेरिमेंटल वर्क होगा, वो अपना दिन का कम से कम 4 या 5 घंटा उस प्रोजेक्ट को दे सके ताकि वो 6 महीने में खत्म हो सके. सो हमें प्रपोजल में एक चार्ट बनाना पड़ता है. अगर मेरे इसमें होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा. आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना सकते हैं, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट नहीं है तो. गैंट चार्ट बोलते हैं. सो उसमें वीक वाइज आप प्रोग्रेस देते हो कि मैं पहले वीक में ये करेंगे, सेकंड वीक में ये करेंगे, थर्ड वीक में ये करेंगे, 7th वीक में ये करेंगे. सो वो मॉनिटर किया जाता है, उसको मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट भी वो एंड में मैं आपको बताऊंगा. दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू गिव देम द फीडबैक कि आप उसे मॉनिटर कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और इसमें कोई अड़चने आती है तो हमें मदद एजेंसी से दी जाती है. आई कैन ओनली इमेजिन जो 19, 20 और 21 के प्रोजेक्ट थे वो सब कोविड में एक तो कैंसिल हो गए होंगे या फिर टेम्पररी पॉज किए होंगे, क्योंकि उस समय बहुत कम काम हो रहा था because of the pandemic. So difficulties will come, but the candidate must demonstrate how they are going to plan and administer the successful completion of project. Because agency के लिए सबसे बड़ा डर ये होता है कि आपको उन्होंने प्रोजेक्ट दे दिया और आपके टीम में झगड़े हो गए या कोई मर गया या फिर किसी की काम करने की इच्छा नहीं है और वो काम रुक गया, तो नेचुरली आपका नाम ब्लैकलिस्ट में आ जाएगा. और थोड़ा बहुत पैसा आपको तो मिल गया एडवांस का, वो अगर आपको सेटल करने की आपकी मनीषानी है तो फिर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी हो सकता है. सो उनको ये डर होता है कि ये एक बात हो गई. दूसरी बात कि 6 महीने बाद आपने बोला सर मेरा प्रोजेक्ट 70% ही कंप्लीट हुआ, मुझे एक्सटेंशन दो, और उसमें एक्सटेंशन का प्रावधान होता है 1 महीने का, बट फिर वो आपको डिफेंड करना पड़ता है कि व्हाई डू यू नीड एक्सटेंशन, कि आप कहीं आपके एफर्ट्स में कम पड़े या आपको कहीं दिक्कतें आई या फिर आपका जो ओरिजिनल प्लान था आपने अंडर एस्टिमेट किया उसको, वगैरह वगैरह वगैरह. तो एक्सटेंशन का प्रावधान होता है, बट उसमें आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, डिफेंड करना पड़ता है, एंड दैट डजंट लुक गुड. सो फ्रॉम एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू दे आर मल्टीपल रिस्क. हाँ, कि एक बार एक पीआई अचानक फॉरेन चले गए, उनके फैमिली में कोई दिक्कतें आई तो वो 1-1.5 महीना लौटे नहीं. अब आप उम्मीद करते हो 1 महीने में आएगा, 3 हफ्ते में आएगा, 4 हफ्ते में आएगा, बट पीआई का होना जरूरी है ना, क्योंकि उसके गाइडेंस के बिना प्रोजेक्ट होगा नहीं. फिर वो ऑनलाइन मोड में आ गया और वो हो गया. तो ऐसी कई चीजें आती है जो एजेंसी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है कि
वो प्रोजेक्ट कोलैप्स नहीं होना चाहिए। फिर जो रिव्यूअर लोग होते हैं, उनको एजेंसी एक क्राइटेरिया देती है कि मान लो 1000 प्रपोजल आ गए और आपने उसको शॉर्टलिस्ट करना है, तो टिपिकली रिव्यूइंग टीम में एक्सपर्ट लोग होते हैं। जैसे कल मैंने बोला था ना, जो रिसर्चर मैं बहुत पसंद करता हूँ वो AICT के फंडिंग टीम के चेयरमैन थे, तो वो वाकई में तो तजुर्बे वाले लोग होते हैं। सेकेंडली, वो मैं सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ। अगर मल्टी स्ट्रीम थीमेटिक एरिया है तो हर एक स्ट्रीम का वहाँ रिसर्च एक्सपर्ट वो कमिटी का मेंबर होता है, क्योंकि वो लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल को सेग्रीगेट कर लेते हैं। और अगर एक थीम में सब थीम होगी 4 या 5, तो हर एक सब थीम के 3-3 एक्सपर्ट, ये मैं रूल ऑफ थंब से बोल रहा हूँ, 3-5 ऑड नंबर में होते हैं, और उन्हें एक क्राइटेरिया दिया जाता है। क्राइटेरिया में होता है पहला स्ट्रेंथ, आपके प्रपोजल का स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा होता है प्रपोजल का वीकनेस क्या है। तीसरा होता है क्वालिफिकेशन, इस टीम में जो काम कर रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है। और चौथा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आपको वो उसमें डालना पड़ता है कि मेरा प्रोजेक्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होगी। अब मुझे बताइए, आप कितनी डालोगे? किती टाकालो प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस तुम्ही? काही अंदाज आहे का? गेस करा बरं. 100%. अरे कल ही मैंने बताया था ना, देयर इज नो सच थिंग एज 100%, सो 100 इज नॉट द आंसर. कितनी डालोगे? 90%. 95%. ओके, सो अगेन द रूल ऑफ थंब ये होता है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डालेंगे 80 to 85%. जब हम 80 to 85% डालते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 से 20% देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉन सक्सेस. बराबर है ना? मैं जब बोलता हूं आई एम कॉन्फिडेंट 80 to 85%, मतलब आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट 15 to 20%. अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरा फेल्यूर का परसेंटेज है उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ, और क्या करना पड़ेगा? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? हो सर, आवाज येतोय. हाँ, काय करावं लागेल? मला तुमचा असा इको आवाज येतोय सगळ्यांचा. यस तो सर, देखो, इको येत आहे सर. नाही आता रामेश्वरचा बरोबर आला. काय कराल? तुमची प्रोबॅबिलिटी 80% असेल तर 20% करता काय करावं लागेल आपल्याला? Weaknesses काय आहे ते फाइंड आउट करावं लागेल सर. हाँ, ओके, वी Strength कैन वर्क बनवावं ऑन द लागेल. वीकनेसेस. ओके, फाइन. और देखो क्या होता है. Problem and identify the solution. हाँ, we have to provide them alternative path, plan B. Huh? So you are saying that I am confident about 80 to 85% and I am not confident about 15 to 20%. So the researcher will have to write that if such incidents occur where the probability of success goes down, then the plan B will be डॉट 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 डॉट. बुलेट पॉइंट में हमको ऑल्टरनेटिव प्लान देना पड़ता है ना? जैसे अगर आपने, आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं, 5 लोग खाना खाने आ रहे हैं और आपने 5 लोगों का खाना बनाया और पता चला कि आपका खाना बहुत अच्छा था या वो बहुत भूखे थे और उन्होंने पूरा
आपका खाना खत्म कर दिया, अभी और आप 2-3 लोग आपके घर के खाना खाने के बाकी है, तो आप प्लान बी पे जाओगे ना, कि ये नहीं हुआ तो चलो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो वो करेंगे। सो ऑलवेज द रिसर्चर विल हैव टू प्रोवाइड द ऑल्टरनेटिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको एपीए बोला जाता है। भले ही वो आए या ना आए रियलिटी में, बट उसको मेंशन करना पड़ता है। तो उससे कमिटी को पता चलता है कि दिस पर्सन नोज कि if they hit the wall or if they hit any hurdle, the team will be taking the alternative action plan, right? So APA से आप completion के तरफ जा पाओगे, and this is very very important in scientific experiment. Generally social science में वैसा नहीं होता है, but फिर भी every researcher will have to put the alternative plan of action should the probability goes down below the acceptable level, correct? फिर ये रिव्यूअर लोग क्या करते हैं, ये उनको हर प्रपोजल को स्कोर देते हैं। से आउट ऑफ 10 एक ने 6 दिया, एक ने 7 दिया, एक ने 6.5 दिया, एक ने 5 दिया। ऐसे अगर 5 लोग हैं तो इनका एक ग्रुप स्कोर बनाया जाता है, और ग्रुप स्कोर लेके मतलब एवरी मेंबर ऑफ द रिव्यूइंग टीम वो प्रपोजल पढ़ के अपना अपना उसको स्कोर देता है। जैसे आपने वो इंडियन आइडल या बाकी जो होते हैं उसमें मिलता है ना सबसे मार्क, उस टाइप का ग्रुप स्कोर आता है। ग्रुप स्कोर के बाद वो प्रपोजल को रीसॉर्टिंग किया जाता है, एंड दे आर लुकिंग फॉर द प्रपोजल दैट कैन बी चैंपियनड, मतलब जिनको फास्ट ट्रैक में आगे लेके जा सकता है, और जो कमजोर प्रपोजल है उसको डिस्कार्ड या डिसमिस किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉजिकली रिटर्न प्रपोजल होना चाहिए। जो कल भी मैंने बेसिक रिसर्च में बात की थी कि रिसर्च में लॉजिक होना बहुत जरूरी है, और आपने लॉजिक अगर सही तरीके से डाला है तो आपका राइटअप पूरा लॉजिकल दिखता है। सो आपने अगर कोई एक आधी आर्ग्यूमेंट ली है और वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर आपने वो प्रपोजल बिल्ड किया है, देन इट इज वेरी इजी फॉर रिव्यूअर टू गो थ्रू योर प्रपोजल विदाउट एनी डिफिकल्टीज। बट अगर बीच में ही आपका लॉजिक छूट गया, फिर बीच में ही अलग सेक्शन में कुछ और दिख रहा है, तो इन दैट केस वो रिव्यूअर को हार्ड वर्क करना पड़ता है, और अगर उसको वो समझ में नहीं आया तो वो जाके आपका प्रपोजल वैसे ही रिजेक्ट कर देगा। So we should not let the reviewer work hard, because if he or she is unable to understand what we have written, वो एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, फिर बोलेगा ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दो। तो एंड ऑफ द डे he is a human being also, so we should not make them work hard. अब याच्यात गंमत ही आहे कि हर प्रपोजल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। मैंने यहाँ पे कई रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट पढ़े और मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हम एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखें। अब रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट लिखना ये गली क्रिकेट वाली बात हो गई। कुछ यूनिवर्सिटीज है इंडिया में जो पीएचडी में एग्जीक्यूटिव समरी मांगती है ऑन द फ्रंट पेज, मतलब आपका टाइटल पेज के बाद बिफोर एक्नॉलेजमेंट दे वांट दैट समरी। नागपुर में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट वो एक A4 पेज आप 75% तक लिख सकते हो उसमें 3 या 4 पैरा में। बट फॉर दिस काइंड ऑफ ग्रांड प्रपोजल इट इज अ मैंडेटरी दैट वी हैव टू राइट समरी और द एब्स्ट्रैक्ट, और वो एब्स्ट्रैक्ट 2 पैराग्राफ से लंबा नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा हुआ तो आप पकड़ लो 14 से 15 लाइन स्पेसिंग देके, राइट? सो वो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? इट शुड कैप्चर द इसेंस ऑफ योर प्रपोजल, इट मस्ट बी वेरी क्लियर, कंसाइज, वेल आर्टिक्युलेटेड अँड लॉजिकल। बघा, या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात बरं का पैसे घेण्यासाठी. सो unless and until
you meet all these criteria: clarity, conciseness, articulation, and logicalness, then only your proposal will be considered for further reading. और ये आपको कहाँ दिखाना है? ये आपको ऍब्स्ट्रॅक्ट में दिखाने का. म्हणजे तुम्हाला 17 पानाचं प्रपोजल 10 ते 12 ओळीमध्ये 15 ओळीमध्ये समराईज करायचं आहे. आणि हे बहुतेक लोकांना जमत नाही, कारण इंग्रजी आपली मातृभाषा नाहीये. And many people are not familiar with the ability to write such kind of thing in a very abstract manner. Why this is important? Because this is the only section that every reviewer, मतलब वो कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ. उसका जो फ्रंट पेज होता है ना आपके प्रपोजल का, उसमें होता है टाइटल. टाइटल के बाद जो पीआई होता है आपका, उसका नाम होता है. और जो भी जोन से आप जा रहे हो, नॉर्मली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये इंडिया के जोन के हिसाब से वो वेस्ट जोन दिखा रहेगा उसमें. वो पेज अगर आपने पलटाया तो फिर आती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट का पेज आता है. एब्स्ट्रैक्ट के पेज में मैक्सिमम 15 ओली तक आपको वो लिखना है, राइट. फिर आता है आपका एक्चुअल प्रपोजल, 13, 14, 15 पन्ने जितना भी हो. वो खत्म होने के बाद आते हैं आपके जो टीम है उसके बायोडाटा. वो उसका फॉर्मेट दिया होता है कि आपका क्वालिफिकेशन और आपने कितने साइंटिफिक या कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, क्वालिटी, और आपके लास्ट 3 पेपर हर एक टीम मेंबर के. वो तो मोर और लेस से 20-25 पन्ने का पूरा पैकेज होता है, राइट. सो everybody will look at the name of PI and immediately they will read the abstract or summary. अगर उनको समरी जमी तो वो आपका प्रपोजल पढ़ेंगे. उनको समरी नहीं जमी तो आपका प्रपोजल खत्म. मतलब वो पुराने टाइम शादी से पहले फोटो देखते थे ना, फोटो जम गया तो फिर आगे की बात. तो ये वही फोटो है. फोटो पसंद आए तो प्रपोजल पढ़ा जाएगा, फोटो पसंद नहीं आए तो कार्यक्रम रिजेक्ट, वहीं पे रिजेक्ट होगा. और कई बार ये देखा गया है, पैकेजिंग अच्छी है, टीम अच्छी है, कैंडिडेट अच्छा है, आइडिया अच्छी है, पर एब्स्ट्रैक्ट गलत है तो प्रपोजल रिजेक्ट होता है. सो एब्स्ट्रैक्ट पे काम करना जरूरी है. देन कई बार एजेंसीज, मैं कई बार नहीं बोलूंगा, सम टाइम, बिकॉज वेरी फ्यू एजेंसीज गिव दी आउटलाइन. अगर गाइडलाइन में इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया गया है तो उसी के हिसाब से प्रपोजल लिखिए. अगर क्राइटेरिया नहीं दिया है तो जो भी आपको लॉजिकल लगे उस हिसाब से हमें प्रपोजल को लिखना है. इसके 2 एडवांटेज है. अगर आउटलाइन में दिया गया है तो आप वैसे के वैसे लिखोगे, सब लोग वैसे के वैसे लिखेंगे, सो उसमें चांसेस सबके इक्वल हो जाते हैं. बट अगर नहीं दिया है तो जो लॉजिकली सबसे अच्छा लिखेगा उसी का प्रपोजल जो है वो आगे जाने की बात बनते. अरे कोणतरी सायलेंट करा रे, मला कोणाचा तरी आवाज येतोय मागे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरे ईयरफोन में आवाज आ रहा है आपका. आपका म्यूट करो तो, जिसका माई स्पीकर ऑन है. देन अगर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, आप अगर यूजीसी, एआईसीटी, आईसीएसएसआर अगर इनके देखोगे ना, इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है. आपको डब्बे 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 में जानकारी देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ क्वांटम ज्यादा होता है, बहुत एप्लीकेशन आती है, तो रिव्यूअर को वो पढ़ने में आसानी होती है, राइट. सो इन एनी केस वी मस्ट नॉट लेट द रिव्यूअर वर्क हार्ड, बिकॉज इफ दे वर्क वेरी हार्ड देन चांसेस दैट वो हमें रिजेक्शन के तरफ लेके जाएंगे या सिंपली हमारा प्रपोजल इग्नोर करेंगे. नाउ एक और दिक्कत आती है कि ओवर रीचिंग हाइपोथेसिस और गोल. आपका टिपिकल टाइम फ्रेम होता है 6 मंथ और आपने बहुत एम्बिशियस हाइपोथेसिस डाला उसमें, जो कि कमिटी मेंबर को लगता है कि यार ये 6 महीने में होना नामुमकिन है, तो आपको एक तो पूछा जाएगा या आउटराइट रिजेक्ट किया जाएगा.
Now from here onward, the entire thing differs from your synopsis of PhD. अब कैसा है, हम अपने PhD के सिनॉप्सिस में हायपोथेसिस डाल देते हैं, पण या केसमध्ये तुम्हाला प्रत्येक हाइपोथेसिस के साथ स्पेसिफिक एम या ऑब्जेक्टिव डालना पड़ता है कि आप यही हाइपोथेसिस क्यों लेके चल रहे हैं. What is the rationale of that hypothesis? What is the aim of that hypothesis? Or what is the objective of that hypothesis? This is very, very strict in research grant proposal. आपके PhD में आपने आपके हिसाब से हाइपोथेसिस डाल दिए, वो चल जाएगा, वो गली क्रिकेट है. यहाँ पे अपन टेस्ट या रणजी खेल रहे हैं. तो for every hypothesis you have to give the rationale, aim or objective. Secondly, अब कल हमने रिसर्च मेथड, रिसर्च डिजाइन की बात की. अब क्योंकि यहाँ पे अपना टाइम 6 महीने का होता है, तो हमें मेरे टाइम फ्रेम को मैच होने वाली मेथड सिलेक्ट करनी पड़ती है और उसके साथ साथ टाइमलाइन देनी पड़ती है कि हम ये काम इतने हफ्ते में करेंगे, ये इतने हफ्ते में होगा, ये इतने हफ्ते में होगा, अलॉन्ग विथ टाइमलाइन. उसके साथ आपके टीम में अगर 3 या 4 लोग हो गए, तो कितना काम कौन सा मेंबर करेगा उसका पर आवरली आपको कैलकुलेशन देना पड़ता है, जो बजट के लिए भी काम में आता है. एंड अभी मुझे नागपुर यूनिवर्सिटी का मालूम नहीं, बट कई यूनिवर्सिटी के PhD में एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड आउटकम और इम्पैक्ट ये चैप्टर डालना अनिवार्य हो गया है. कि आपके PhD रिसर्च के आप एंटिसिपेटेड आउटकम और इम्पैक्ट क्या देखते हो, तो वो कैंडिडेट को लिखना पड़ता है 5-6 पन्ने. तो आपको आपके रिसर्च प्रपोजल में ये डालना पडेगा की हा प्रोजेक्ट झाल्यावर याचे हे आउटकम येतील आणि त्याचा इतका मोठा परिणाम येऊ शकतो, ये भी लिखना पड़ता है. कई बार कैंडिडेट ये लिखता नहीं है, कई बार मेथड उसकी सही नहीं होती है, कई बार हाइपोथेसिस में वो एम ठीक तरीके से डाल नहीं पाता, कई बार उसका हाइपोथेसिस बहुत बहुत एग्रेसिवली लिखा जाता है कि जो 6 महीने में अचीव करना डिफिकल्ट हो सकता है, ऐसा कमिटी मेंबर को लगता है. कल हमने बायस की बात की थी, राइट? सो एवरी रिसर्चर हैज देयर ओन बायसेस एंड दिस अफेक्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो you have to be really rational when it comes to writing this kind of proposal. अब आपके सामने आपका प्रपोजल जब वो रिव्यूअर के सामने जाएगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट पसंद आ गया, उसको आपका लॉजिकल लिखना पसंद आ गया, सब आ गया, अब उसको जम गया आपका प्रपोजल. अभी आपको 2-3 चीज उसको कन्विंस करनी पड़ेगी. एक M&E प्लान होता है, मॉनिटरिंग एंड इव्हॅल्युएशन प्लान. म्हणजे ते 5-6 वाक्य आणि 1-2 टेबल टाकावे लागतात कि आप इसको ऑन ट्रैक कैसे रखोगे. जो मैंने पहले स्लाइड पे बोला था ना, प्लॅनिंग अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन, त्याच्यातला एक भाग असतो की आम्ही आमचा प्रोग्रेस कसा मॉनिटर करू, क्वालिटी कशी मॉनिटर करू, टाइम कसा मॉनिटर करू आणि बजेट कसं मॉनिटर करू, हे आपल्याला ऍडमिनिस्ट्रेशन प्लॅनिंग मध्ये टाकावं लागतं. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज एक्सेप्टेबल. मान लो किसी ने 100% डाल दी, वो वैसे ही रिजेक्ट होगा, उसको पागल या फूल या मूर्ख कहा जाएगा. देयर इज नो सच थिंग एज 100%, सो वो गॉन. अगर आपने मान लो 95% डाल दी, तो होता क्या है, जनरली ये मैंने देखा है, वो आपको एक बार बुलाते हैं, आपका चेहरा, आपके हाथ पांव देख लेते हैं कि हाँ इसको हम दे रहे 15-20 लाख रुपए, ये काम कर पाएगा कि नहीं, और उससे में आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाई डू यू थिंक योर प्रोबेबिलिटी इज 95%, आर यू सो कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग दिस थिंग, और व्हाई यू थिंक यू हैव मेंशन प्रोबेबिलिटी ओनली 60%, व्हाट रिस्क यू एंटिसिपेट, वगैरह वगैरह वगैरह. वो डिफेंस का पार्ट होता है अगर वो बुलाते हैं तो. या अगर क्वांटम ज्यादा है तो वो ऑनलाइन ईमेल के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपसे डाउट, आप उनके डाउट क्लियर कर सकते हो. ये सब एक बार ओके हो गया कि वो आपके प्रपोजल पे स्टैंप लगाते हैं, दिस प्रपोजल नीड्स टू बी फंडेड, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है. नाउ
अब इसमें एक पार्ट आता है बजट का, और मैंने हिंदुस्तान में एक मेंटालिटी देखी है। हाँ, अगर मुझे जयश्री थोटे मॅडम से 100 रुपये चाहिए, तो मैं जयश्री मैडम को बोलूंगा मैडम मला 500 रुपये पाहिजे। तब जाके जयश्री मैडम झिक 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 करके मुझे 75 रुपये देगी। हम्म? कहने का मतलब ये है की हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता नहीं है। यहाँ मेंटॅलिटी मी इकडची बघितली है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, ये मैंने देखा है, नागपुर यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी, पुणे, लोग बोलते हैं, अरे सर बजट 3 गुना कर दो। और मैं फाइनेंस के बैकग्राउंड से आता हूँ, तो बजट का पार्ट मैं ही हैंडल करता हूँ। एंड आई हैव लिसन टू सम सीनियर्स इन द पास्ट, बट नाउ आई एम व्हेरी क्लियर दैट बजट हैज टू बी रिजनेबल। लोक काय करतात ना, 1 रुपए का बजट है तो 3 रुपए डालते हैं। उनको लगता है कि ये कट के अपने को 75 पैसे मिलेंगे। वैसा नहीं होता। अगर आपने 1 रुपए का 3 रुपए में डाला, तो वो रिव्यू कमेटी बोलती है कि ये पैसे कमाने के लिए इसने प्रपोजल लिखा है। और मैं ऐसे कई महानुभाव लोगों को मिला हूँ महाराष्ट्र में, वो बोलते हैं यार अपन इससे पैसे कमाएंगे। अरे आप प्रोफेसर लेवल के हो, आपको यूनिवर्सिटी 1.5 पौने 2 लाख रुपए पगार दे रही है, आपको क्यों पैसे कमाने का? ये रिसर्च का प्रोजेक्ट है, पैसे कमाने का नहीं है प्रोजेक्ट। सो कई बार सब कुछ अच्छा है और वो बजट से प्रपोजल रिजेक्ट होता है। दे बिकम स्केप्टिक। हमारे केस में ऐसा 2-3 बार हुआ था कि बजट कंजर्वेटिव था, तो दे इंक्रीज इट बाय 10%। वो बोले 10% एक्स्ट्रा बजट लो, बट काम अच्छा करो। सो आप अगर मुझे एज ए इंडिविजुअल को पूछोगे, तो मैं कहूंगा ट्राई टू मेक रैशनल बजट। अब उसमें कैसा करने का, आपको जितना ब्रेकडाउन देना है उतना ब्रेकडाउन दो, राइट? वो फालतू वाला ब्रेकडाउन मत दो। मेजर ब्रेकडाउन अगर आपका फील्ड वर्क है या एक्सपेरिमेंट है, कितना घंटा, कितने लोग, क्या क्वांटम ऑफ वर्क, उसकी टाइमलाइन क्या होगी, राइट? देन उसका आपका सेकंड आएगा डेटा एनालिसिस का। हियर यू आर अलाउड टू यूज थर्ड पार्टी सर्विस। किसी के पास SPSS है, आप उसको जाके 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए दो, एनालाइज करो, उसकी पावती जोड़ो, वो। देन आपका प्रिंटिंग, स्टेशनरी, वो चार्जेस। अगर ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलिंग, अगर लेबोरेटरी का कुछ कंज्यूमेबल है वो, आपको अगर थर्ड पार्टी लैब का असिस्टेंस लेना है वो। जितना आप उसको ट्रांसपरंट बनाओगे, नाही तर लोक मोबाईलचा खर्च टाकतात, पुस्तकं घेतले, टोनर घेतले, कुछ नहीं, आप प्रिंटिंग डाल दो कि मैं बाहर से प्रिंट करवाऊंगा इसको 1 रुपए पर पेज से या 2 रुपए पर पेज से, जो भी होगा, पुट इट। You are not buying any equipment, you are not buying anything, you are only outsourcing everything. So make the budget very very reasonable. Then कई बार RFA में जो गाइडलाइन दी जाती है प्रपोजल के इसमें, से फॉर एग्जांपल आप अगर UGC, AICTE, ICMR की अगर देखोगे, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया आपको भी मालूम होंगे, बट आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोज 100 रुपए का बजट है आपका, तो उसमें के, अब मुझे नए वाले रूल नहीं पता, पुराने रूल में 10 रुपए इन्स्टिट्यूशन ओव्हरहेड, मतलब ज्या संस्थेतून तुम्ही काम करताय त्याला 10% द्यायचे। आता मध्ये आम्ही एक काम केलं होतं, त्याच्यात त्यांनी 20% मागितले होते। 20% दिले आम्ही। ते आम्ही वेगळा प्रोजेक्ट होता, पण त्यांनी ते मैनेजमेंट मध्ये टाकलं आणि त्यांनी 20% मागितले। पण से जो भी आपका रूल है, आपको रूल स्टडी करके देखना है कि कितना टक्का इंस्टीट्यूशन को देना है, वो तो जाता है मैंडेटरीली। फिर आपके बचे अभी 90 रुपए, तो 90 रुपए में 45 रुपए जो हो गए, वो आपके बाकी के ओवरहेड पे आएंगे। उसमें आपका मैन पावर आ गया, आपका प्रिंटिंग आ गया, स्टेशनरी आ गई, सब। और बचे हुए 45 रुपए केवल एक्सपेरिमेंट के लिए या फील्ड वर्क के लिए, असं असतात कंडिशन। ऐसी रहती। कई बार लोग क्या करते हैं ना, 100 रुपए के बजट में 10 रुपए इंस्टीट्यूशन को दे दिए, हाँ, 80 रुपए वो मैन पावर का खर्चा दिखाते और 20 रुपए फील्ड का दिखाते। वैसा नहीं चलता। अगर गाइडलाइन दी है तो गाइडलाइन के हिसाब से बनाओ, गाइडलाइन नहीं दी है तो ट्रांसपेरेंटली बनाओ। टिपिकली आफ्टर डिडक्टिंग द इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड, 50 to 60% should go to the project.
एक्चुअल वर्क, फील्ड वर्क जो भी है, एंड रिमेनिंग 45 to 50 should go to all the manpower, the PI, the printing, the other overhead, so on and so forth. ये बहुत लोगों को पता नहीं है और बहुत लोग गलतियां करते हैं और रिजेक्शन आता है. सो बजट इज वन एस्पेक्ट. अब टीम में आपल्याकडे एक तर भारतीय लोक खूप हुशार आहेत. हुशार लोकांचे इगो त्यांच्यापेक्षा 100 पट मोठे असतात. सो हिंदुस्तान में इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करना है सबसे बड़ी दिक्कत है. दुनिया में सब जगह है बट इंडिया में ज्यादा है. उसमें भी हमारी इसमें कास्ट रिलीजन वो फैक्टर भी आता हुआ मैंने देखा है. तो मेरा प्रीफरेंस होता है मैं पगलों के साथ काम करना प्रीफर करता हूँ. तो आपने पागल को बोला ये कर तो वो पागल कर देगा. अगर आपने होशियार वाले को बताया ये कर तो वो पूछेगा हेच का करू, असंच का करू, तसंच का नहीं करूं. तो आपको आपकी टीम बनाने का है जिसकी वेवलेंथ मैच होती है. रूल नंबर 1, वेवलेंथ मैच होना मतलब एज ए टीम आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो प्रोजेक्ट को 6 महीने में कंप्लीट करना है. आपके टीम के अंदर क्या होता उसको एजेंसी से कोई लेना देना नहीं. उनका लेना देना ये है कि आपने प्रपोजल डाला, एक्सेप्ट हो गया, आप काम करो, पैसा लो और प्रपोजल आपका रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करो. आप अंदर क्या करते हो उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है. सो टीम बनाते समय you need somebody who has a significant experience in the area. और significant experience की मैं अभी डेफिनेशन आपको बताता हूं. जिसने ये फील्ड में 15 से 20 साल के ऊपर काम किया है और उसमें का मेजॉरिटी काम प्रोफेसर लेवल पे किया है, तो वो पीआई आपका बन सकता है या उसके नाम पे आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है उसका नाम लेके. फिर सेकंड लेवल पे आप और हम जैसे लोग आएंगे जिनको पासिंग फैमिलियरिटी है, हम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं. मैं अभी भी सोशल साइंस के लिए एक्सपर्ट नहीं माना जाता हूँ क्योंकि मेरा तजुर्बा केवल 11 साल का है. मेरा मेजर काम मैनेजमेंट का है. सो although for some project I am entitled as PI because of my experience in the projects which I have done, but technically I am not, although I am qualified as a principal or प्रोफेसर लेवल, बट पीआई के लिए कई एजेंसी अभी भी मुझे मना करती है क्योंकि मेरा मेजर काम कॉर्पोरेट में हुआ है. रिसर्च में केवल 10-11 साल का ही मेरा. सो आई एम स्टिल एट द सेकंड लेवल, पासिंग फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट मैटर. एंड थर्ड वन हु इज अ गुड राइटर, राइट, एंड एट द सेम टाइम कैन बी अ कोऑर्डिनेटर. 3 लोगों की टीम रखो या मैक्सिमम 4, चौथा. आप अगर बड़ी टीम रखोगे तो प्रॉब्लम आएगा. तो होगा क्या, ये लेवल पे आप सबसे ज्यादा काम करोगे. ये जो है ये केवल आपको गाइड करेगा, वो तो फील्ड में नहीं आएगा. वो केवल आपका गेट है प्रोजेक्ट मिलने का, क्योंकि इनके पास भी कई काम होंगे, वो भी बिजी होंगे. तो काम आपको ये लेवल पे करना पड़ता है. सेकंड लेवल जो आपका लेवल है. थर्ड लेवल वो आपका कोऑर्डिनेशन करेगा, वो आपका रूटिंग कर देगा, बिलिंग रखेगा, बैक ऑफिस का काम करेगा. और if he or she can write good English, that will be a big plus for you क्योंकि आपका क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है. और एक चीज हमें पता चली बाय एक्सीडेंट, हर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको एक पेपर लिखना पड़ता है जो हमें मालूम नहीं था. इट इज मैंडेटरी कि आप से आपने मोस्टली ये रिसर्च रिपोर्ट जो होते हैं ना 150, 120, 130 पन्ने के होते हैं. तो आपको कम से कम एक 20 पन्ने का उसके ऊपर एक पेपर लिखना पड़ता है इन कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट यू हैव डन. सो वो अगर राइटर होगा तो आपको काफी सारा समय आपका उसमें बच सकता है. अदरवाइज द एंटायर बर्डन विल बी ऑन द मिडल पर्सन. देन अब इसमें काम कैसा करने का. टिपिकली जनवरी में, सॉरी 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, राइट. और इसकी एड आएगी इन द मंथ ऑफ जून. जून में इसकी एड आती है. तो अभी आपके लिए एकदम सही समय है. आप 1 जनवरी से काम चालू कर सकते हो आइडिया का, जिसको हम T-6 बोलते हैं. सो जून
जुलाई के लिए आपने दिसंबर जनवरी में पहिले आपको आयडिया को एक्सप्लोर करना है की मला कशावर करायचा आहे. आप में से अगर कोई साइंस के होंगे तो आपके लिए गोल्ड माइन है. हमको मैनेजमेंट और सोशल साइंस में बजट बहुत कम होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है और आइडिया मोर और लेस फॉर मी आई ओनली गिव दी पॉलिसी एडवोकेसी टू गवर्नमेंट. तो उसमें हमको गवर्नमेंट की स्कीम लिख के ही वो उसका एनालिसिस करना पड़ता है. तो मेरा फील्ड बहुत नैरो है, राइट. बट अगर आप साइंस के हो तो देन देर इज अ ग्रीन फील्ड इन फ्रंट ऑफ यू कैन क्रिएट मिरेकल इफ यू वांट. तो सबसे पहले डिस्कस द आइडिया विथ योर पीपल. वो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आपको प्रपोजल को कंसेप्चुलाइज करने में मदद करेंगे. आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपकी आइडिया चुरा के खुद काम कर लेंगे, ये भी आपको मिलेगा. सो अगर आप साइंस फील्ड के हो तो if you are conducting some experiment, then you can publish the result of your experiment showing the productivity कि आपने जो अब तक काम किया है उससे आपको इसके प्रोडक्टिविटी के क्या अनुमान अंदाज लग रहे हैं और हाउ यू विल टेक दिस कंसेप्ट प्रोजेक्ट टू दी कंप्लीशन. ये अगर आप पब्लिश करके वो पेपर अगर अटैच करते हैं आपके प्रपोजल में तो आपके चांसेस मल्टीप्लाई होते हैं सिलेक्ट होने के, बिकॉज यू हैव पब्लिश्ड अ डिसेंट पेपर एंड इट शोज कि यू विल बी एबल टू टेक इट टू दी कंप्लीशन. ये साइंस वालों को इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है अगर वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो. देन ये एक्सपेरिमेंट वालों के लिए ही है. रीस्टेट ईच स्पेसिफिक एम एट द बिगिनिंग ऑफ काय लिहिलं रे मला थांब हे मिनिमाइज करू द्या मला. ईच सेक्शन मतलब आप जो प्रपोजल में सेक्शन वाइज लिखोगे तो हर सेक्शन के लिए आपको एम लिखना पड़ेगा कि व्हाई यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. वो एम के साथ आपको एक हाइपोथेसिस लिखना पड़ेगा. सो ईच सेक्शन वन एम, each M one hypothesis and then rationale for that aim. Ki why you think this is your aim. Okay. Then you provide the plan of your experiment in detail. How you are going to conduct that particular experiment in detail, in depth, followed by the expected outcome. आपको क्या लगता है एक्सपेरिमेंट होने के बाद आउटकम क्या आएंगे. एंड एज आई डिस्कस अर्लियर, प्लान बी. अगर आपका अप्रोच फेल होता है तो देन व्हाट विल बी. कल जैसे कोई वो मैडम बता रही थी ना मैग्नीज और क्या सीएमआर वाली, और वो नहीं होता है तो यू हैव टू हैव प्लान बी. बिकॉज इफ शी नोज दैट कि इसमें बहुत कम काम हुआ है और फेल्यूर के चांसेस ज्यादा है तो देन यू हैव टू गो फॉर ऑल्टरनेटिव प्लान्स. ये होने के बाद जो है आप हाउ कैन वी गेट इन दी टॉप 10%. ठीक है. नंबर वन, it has to be an outstanding science. The reason I'm saying science because most जो प्रपोजल फंड किए जाते हैं अगर 100 रुपए का बजट है तो 80 रुपए साइंस को दिए जाते हैं और बाकी 20 रुपए जो है वो अदर नॉन साइंस टीम को दिए जाते हैं. अगर मैं ओवरऑल बात करूंगा तो ये दुनिया का भी यही उसूल है. मैक्सिमम थिंग्स आर गिवन टू दी साइंस. आपको क्यों लगता है साइंस को ज्यादा मिलता है फायदा? व्हाई डू यू थिंक साइंस गेट लॉट ऑफ बेनिफिट? ओके. और It benefits more. रिसर्च एक्चुअली साइंस हेल्प द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग मोर इजी, मोर कंफर्टेबल, मोर हेल्दी, राइट. उसका है ना, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आता है. पण बघ आता एक एक एग्जांपल ऑफ कोविड. वैक्सीन कब बनी? वैक्सीन लगभग
6, 8, 9, 10 महीने के बाद जब उसका टेस्टिंग अप्रूवल होके फिर वैक्सीन आई। ओरिजिनल आउटब्रेक कब चालू हुआ था? दिसंबर 2019। सो पूरा 2020 स्पेशली मार्च के बाद वैक्सीन पे काम चालू हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि हाँ, ये कुछ अलग चीज है, इस पे अपने को फाइट करना पड़ेगा। सो वो होने के बाद पूरा 2020 वैक्सीन के रिसर्च में गया, और एंड ऑफ 2020 कई कंट्रियों में वैक्सीन आना शुरू हुआ। हम्म? अपने यहाँ मैसिव वैक्सीनेशन हुआ लास्ट ईयर, फर्स्ट एंड सेकंड डोज का। सो ये जो ग्रेस पीरियड गया 2020 का, वो गया, और उसमें भी कई टाइप के वैक्सीन आए, राइट? देर आर mRNA बेस्ड वैक्सीन एंड देर आर नॉन mRNA बेस्ड वैक्सीन, राइट? तो जो हम जानते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, आपका जो इंडिया में जो दिया गया कोविशील्ड, वो यूके से आया था, वो एक अलग कैटेगरी का था। देन रशिया में स्पुतनिक बना, वो एक अलग कैटेगरी का था। सो यू हैव सीन द इमीडिएट इम्पैक्ट्स ऑफ दैट रिसर्च। सिमिलरली मैं आपको 2006 या 5 का किस्सा बताता हूँ, या 3 का किस्सा होगा। स्वाइन फ्लू आया था, मैं तब इंडिया में नहीं था, और उस समय स्वाइन फ्लू के लिए कोई दवाई नहीं थी, बट विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ रोचे नाम के कंपनी ने टैमी फ्लू नाम की दवा बनाई। और क्योंकि मुझे खुद को हुआ था, सो आई नो वो स्वाइन फ्लू को शायद H5N1 बोलते हैं। तो टैमी फ्लू दिया जाता है, इट्स अ टैबलेट होती है, एंटीवायरल टैबलेट्स होती है। सो दैट स्टार्टेड प्रिस्क्रिप्शन, दे स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग दिस इन लार्ज क्वांटिटी टू पेशेंट, एंड उसमें वैक्सीनेशन नहीं था, उस समय केवल ट्रीटमेंट था। अभी हमारे कोविड के टाइम ट्रीटमेंट वाज अननोन, जो कल मैंने आपको बोला था, केवल एंटीवायरल ड्रग्स दिए गए, बट वैक्सीनेशन वाज द बिग प्रायोरिटी बिकॉज इट वाज अ पैंडेमिक लेवल का वो वायरस था। सो कई बार साइंस ने लाइफ को बेहतर किया है। मैं हमेशा एक दो चीजों को ट्रैक करता हूँ। जब 80s में HIV एड्स आया था, तो बहुत उम्मीद बनी थी कि इसके ऊपर कुछ रिसर्च होगा, वो हुआ। आज सिप्ला जैसी कंपनी HIV का ड्रग, जेनेरिक ड्रग बनाती है, राइट? बट उसका अभी वैक्सीन नहीं आया है दुनिया में, बट ट्रीटमेंट अभी काफी सस्ती हुई है एज कंपेयर टू 10-20 years ago. Same thing with the cancer, same thing with the diabetes. So the ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम हो गया है एज द रिसर्च फर्दर प्रोग्रेस। से मैं फार्माकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इवन ट्रीटमेंट वाइज आप अगर देखोगे, आज से 20 साल पहले MRI था क्या कलर वाला? नहीं था। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में शायद होगा। सो नाउ CT स्कैन, MRI has become a common norm in the so-called diagnosis. Pathology has become a common norm in the illness or sickness diagnosis. अब पहले हम रूल ऑफ थंब से ट्रीटमेंट अभी भी गांव में होती है, राइट? सो साइंस ये एक लाइफ साइंस का पार्ट हो गया। सेकंड, यू टेक इंटरनेट, यू टेक टेक्नोलॉजी, यू टेक फ्लाइंग कार, यू टेक इलेक्ट्रिक व्हीकल, देर आर n number of innovations are there. But in a developing country like India, अगर आपको याद होगा, मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं, सन 2000 में या 2001 में किसी ने बोला था इंडिया विल बी लॉन्चिंग सिम्प्यूटर, सिंपल कंप्यूटर। वो कोई केरला या साउथ का कोई था वो, और वो बोले कि इंडिया में लिटरेसी रेट कम है दुनिया के कंपैरिजन में, तो हम ऐसा एक हाइब्रिड लाएंगे जो एक अनपढ़ आदमी उसे कर पाएगा। और मेरे ख्याल से उस समय यूपीए के गवर्नमेंट ने इसको काफी मोटिवेशन वगैरह दिया, बट इट फेल्ड समहाउ। वो बाद में कंप्यूटर का क्या हुआ, आई डू नॉट हैव एनीथिंग, बट राइट नाउ इंडिया इज राइडिंग ऑन दी स्मार्टफोन थिंग, और उससे भी हम काफी आगे चले गए हैं, बोथ टेक्नोलॉजिकली एज वेल एज सोशली। सो एनीथिंग दैट इज आउटस्टैंडिंग हैज टू बी देयर। जैसे VNIT के कुछ बच्चों ने
जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए वो ब्लाइंड स्टिक होती है, उसमें कैमरा लगा है। कैमरे के बाद उसमें वॉइस इंटरफेस डाले। सो पहले आप अगर देखोगे ब्लाइंड लोग वो लाल सफेद वाली लकड़ी लेके चलते थे, अभी उसमें कैमरा डाला है और वॉइस इंटरफेस डाला है जिसका ईयरफोन उसके कान में होता है। तो अगर कैमरे ने देखा कि 10 फीट पे एक भैंस खड़ी है, आप रास्ता मोड़ लीजिए, सो इट इज अ गुड थिंग, इट हैज व्हाट यू कॉल लार्जर इम्प्लीकेशन। आगे चल के इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिल्ड कर दिया है। अगर वो ब्लाइंड पर्सन रोज एक रास्ता लेता है, क्योंकि वो ब्लाइंड है, वो ज्यादा चलता नहीं है, वो डेली वो एक सर्टन रोड पे जाता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो गैदर करेगा कि इसको डेली कितनी हर्डल्स आती है, क्या होता है, वो डेटा बिल्ड करके नया स्टिक बनाया गया। तो अभी वो बिना हर्डल या मिनिमम हर्डल से काम कर रहा है। तो जो कल मैंने बोला ना, रिसर्च, वापिस उसमें जाओ। सो नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मतलब आप जो डेली करते हो उसी का इंटेलिजेंस गैदर करेगा मशीन। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरे फ्रिज से, मैं फ्रिज का पानी नहीं पीता हूँ बट आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मैं मेरे फ्रिज से दिन में 8 बार पानी पीता हूँ, तो फ्रिज में जो एआई होगा वो मुझे अलार्म करेगा। अभी मेरे पास जो स्मार्ट वॉच है उसमें मैंने डाल दिया कि हर 1 घंटे में अलर्ट करो पानी पीने का। तो अभी आपको फ्रिज का एआई आपको अलर्ट करेगा, सर आपका पानी पीने का टाइम हो गया है। सो व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली, यूजिंग माय डेली रूटीन टू जस्ट रिमाइंड मी, है ना, जस्ट रिमाइंड मी what I used to do. So what is happening because of this data boom, internet boom, technology boom, lot of so-called routine things have been migrated to the AI, and the decisions will be taken by the AI only. It is not decision but it is intimation कि yes अभी आपको ये करना है। अगर मैं दिन में 4 बार दवाई लेता हूँ, तो अगर मेरा दवाई का कैबिनेट एआई बिल्ट होगा, क्योंकि अभी टैबलेट तो एआई बिल्ट है नहीं, बट देयर इज अ रिमाइंडर, आपका फोन का ऐप आपको रिमाइंड करता है, सर आपको लंच के पहले ये दवाई लेनी है, लंच के बाद ये दवाई लेनी है। सो एनीथिंग दैट विल, मतलब एक बैंगलोर के एक आदमी ने, इट्स सो सिंपल आइडिया बट आई वाज अमेज्ड। आप सब लोग घर में चाय बनाते हो, तो आपको एग्जैक्ट पता है कि चाय कब बनती है। आप सब बोलोगे सर काय प्रश्न विचारता तुम्ही, और चहा उकळला म्हणजे चहा बनला, करेक्ट। बट वो ये बोल रहा है कि उसने ऐसा ऑप्टिमम प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसका इंडक्शन हीटर का था वो, कि उतने हीट पे आपका हीटर कट ऑफ होगा। कई बार हम एक्सेस उबालते हैं चाय को, तो उसका कहना ये था वी वेस्ट मोर एनर्जी। कई बार आपने देखा होगा, आप कुछ सब्जी काट रही है तो आपका दूध उबलते जा रहा है या चाय, आप आपका एलपीजी वेस्ट कर रहे हो ना यार। तो उसने ऐसा इंटरफेस बनाया हुआ है कि वो ऑप्टिमम पे कट ऑफ हो जाएगा। अब उसने वो एलपीजी के भी लिए लाया है एक, आपको वो सिलेंडर के नॉब में वो लगाना पड़ता है पाइप में, और आपको उसमें डालना पड़ता है कि आप छोले बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, या चावल बना रहे हैं, या पुलाव बना रहे हैं, या बिरयानी, मेनू है उसमें, वो डाल दो, वो टाइम होते ही वो कट ऑफ हो जाएगा। आता ते चविष्ट बनेल की नाही ते मला माहित नाही, पण त्याचं असं म्हणणं आहे की या ऍपमुळे तुमचं सिलेंडर वर्षाला 10% तुमचा वाचेल। सो एनीथिंग दैट हैज अ वाइडर इम्प्लीकेशन, जैसे अभी हम वो गूगल मैप वगैरह देखते हैं, वो हमको बताता है ये रास्ते से जाओ, यहाँ पे ट्रैफिक है, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना। सो आज जो हम 21वीं सदी में है, it is more towards leveraging the technology, leveraging the science, and making human life more comfortable. तो अगर ऐसा कुछ है आपके पास, तो देन बूम, जैसे मैं कई मेरे लेक्चरों में बताता हूँ कि अमेरिका में एक कैप्सूल बनाई गई है। हम्म? वो कैप्सूल आप खाने के बाद आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ ये कैप्सूल क्यों बनाई गई होगी? ये बन के 8, 10, 15, 20 साल हो गए, बट क्यों, का बनवली असेल ती कॅप्सूल? मेरे को इको आ रहा है सबके रिस्पॉन्स में, शालिनी पाटील के इसमें इको आला, मला ऐकूच नाही आलं।
Sir, might be agricultural problem. एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, ओके, No, sir. Scarcity नॉट एग्रीकल्चर, और कुछ क्यों बनाई गई होगी? सोचो, सोचो जरा, उसका रैशनल क्या होगा? Sir, junk food नहीं खाना है जैसे might be. नॉट फॉर जंक फूड, नहीं, जंक फूड के लिए नहीं है। सोचो और। सर अन्य धान्यों की कमी की वजह से? नहीं, एग्रीकल्चर कमोडिटी की कमी की वजह से नहीं, ये बनाई गई थी स्पेस में जाने के लिए। हम जल्दी ही मार्स पे जाने वाले हैं। मार्स को जाने के लिए आज के टेक्नोलॉजी से 2 साल, 2.25 साल लगते हैं। रिटर्न जर्नी के 4.5 साल लगता है। सो मान लो टेक्नोलॉजी और इमर्ज हो जाएगी, और अगर हम 1 साल में मार्स पे पहुंच गए तो 1 साल का तो खाना हम लेके नहीं जा सकते रॉकेट में, वहां रहना है हमको। तो चलो चांद पे मैंने सुना है कि ओनियन, गार्लिक वगैरह कुछ बनाने का प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट इजराइल ने कंप्लीट किया है, कि उन्होंने एग्जैक्टली चांद का क्लाइमेट रिप्लिकेट किया उनके लेबोरेटरी में, एंड दे सेड वी कैन ग्रो दी, थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल हम ग्रो कर सकते हैं। वो कितने क्वांटिटी में आएगा दैट वी डोंट नो। सो दिस टैबलेट वाज डिस्कवर्ड प्राइमरीली फॉर द स्पेस जर्नी, सो दैट अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो आपके बॉडी से कुछ निकलेगा भी नहीं वेस्ट, और आपको इनफ प्रोटीन, कैलोरीज वगैरह जो भी कुछ है वो टारगेटेड टू दी स्पेस ट्रैवल, लॉन्ग एक्सटेंडेड स्पेस ट्रैवल। सो ऐसी कई चीजें हुई है, कई चीजें हुई है, राइट। हम देखते हैं गंजे लोगों को बाल उगाने वाला भी तेल आया हुआ है। अब वो साइंस ही होगा ना, उसमें के हो सकता है 80% फ्रॉड हो गए, बट कहीं ना कहीं आते होंगे ना बाल। सो एनीथिंग दैट हैज a larger repercussions on human life can be considered as a outstanding science. Number one, it has to be cheaper. Number two, it has to be टेक्नोलॉजिकली वायबल। आज के तारीख में सबसे बड़ी रिस्क क्या है? आपका इनोवेशन ऑब्सोलीट होगा 3 साल में, बिकॉज टेक्नोलॉजी विल चेंज। सो टेक्नोलॉजिकली वो स्ट्रांग होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो रियलिस्टिकली मार्केट में कमर्शियलाइज होना चाहिए, राइट। सो नंबर वन, आउटस्टैंडिंग साइंस। नंबर टू, प्रिपरेशन। you have to deal or interact with your funding agency and your institution through which you are applying. अब बनाते समय प्रपोजल, ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होना चाहिए। प्रपोजल अगर आपका स्लॉपी होगा, स्लॉपीला मला मराठीत हिंदीतला शब्द कळत नाही, इट शुड नॉट बी स्लॉपी, इट शुड नॉट हैव अ सिंगल स्पेलिंग एरर। अगर ये सब है तो यू विल नॉट बी फंडेड। आपको 10, 12, 25 लाख स्पेलिंग मिस्टेक के लिए कोई देने नहीं वाला है। एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट कॉम्पिटिशन। बहुत क्वालिफाइड लोग इसके लिए काम करते हैं। सो वी हैव टू मेक अवर प्रपोजल एरर फ्री। देन वी हैव टू नो अवर फील्ड। इज द वर्क फंडामेंटल टू द फील्ड? अगर आप फिजिक्स के हैं तो क्या वो फिजिक्स से रिलेटेड है? आप सोशल साइंस को, क्या उससे रिलेटेड है? यस। सेकंड, डज इट हैव ब्रॉडर इम्प्लीकेशन? डज इट मेक यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? जो अभी मैंने बोला कि वाई इमर्जिंग, बिकॉज आज से अगर 3-4 साल बाद जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके ऊपर मैं आज काम करूंगा तो 3-4 साल में वो मैच्योर टेक्नोलॉजी हो जाएगी। आज वो इमर्जिंग है, राइट, एंड देन कैन इट बी डन ऑन टाइम। अभी आप देखो, ये आईआईटी और ये सब बच्चे सैटेलाइट भेजते अपने यहाँ से, इंडिया से, राइट। आईआईटी पवई का एक सैटेलाइट गया हुआ है, रॉकेट प्रपोल्शन में बहुत रिसर्च हो रहा है। सो एनीथिंग दैट इज फ्यूचरिस्टिक। देन योर कॉम्पिटिशन, आप जो सोच रहे हो दुनिया में 10 लोगों ने वो सोच के ऑलरेडी वो आगे बढ़ गए। सो एवरीबडी is also thinking like you. They're trying to copy you. How your approach will be different than them? Can you be the first to go there, right? और अभी espionage होता है,
मैंने ये भी देखा है कुछ एजेंसी में, ये सुना है मैंने, देखा नहीं है। एक हमें बड़े बता रहे थे कि मुझे किसी का प्रपोजल आ गया, फॉर एग्जाम्पल सोनाली दत्ता का प्रपोजल मेरे पास आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोनाली दत्ता का नाम हटा के प्रपोजल को ऑल्टर करके मैंने मेरे भांजी को दे दिया और उसके नाम से वो प्रपोजल डाला। अब सोनाली दत्ता इंतजार करिए, मेरा प्रपोजल सिलेक्ट होगा, मैंने ऑलरेडी किसी को दे दिया उसके नाम का, ये होता है। बट ये हुआ कि नहीं, ये हमें जानने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सो समटाइम वी से कि हमारा बैड लक था या हमारी गलती थी, वॉट एवर इट में भी, हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, ठीक है, विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। बट ऐसे कोई लोग आते हैं जो आपका प्रपोजल लेके निकल जाते हैं, देन आपकी जो एजेंसी है उनकी फंडिंग प्रायोरिटी कैसी है, ठीक है, क्या हमारा प्रपोजल उसमें फिट होगा, उसमें का कौन सा प्रोग्राम मेरे काम के लिए सबसे सही है। उसका एक ऑफिसर होता है जिसको आरओ या पीओ बोला जाता है, रीजनल या प्रोग्राम ऑफिसर, उसके साथ आप कोऑर्डिनेट करके देखो। उनकी वेबसाइट को विजिट करो, अगर वो आपको बुलाते हैं तो आपको वहाँ प्रेजेंटेशन कभी देना पड़ता है, कभी फॉलो अप होता है, प्रेस रिलीज वगैरह डिपेंडिंग ऑन एजेंसी वो की जाती है। गाइडलाइन ड्यू डेट्स होती है बॉस, ये बहुत जरूरी है। वो जब बोलते हैं ड्यू डेट है 8 दिसंबर, इसका मतलब 7 दिसंबर को 11:59 पे वो डेट खत्म होती है। दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी डिलेज कि सर मेरी भैंस बग गई थी, मेरी बकरी बीमार थी, मेरा इंटरनेट डाउन था, मेरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया ना। सेकंड, प्रपोजल लेंथ, कुछ एजेंसीज होती है वो बोलती है 8,000 लफ्जों में आपका लिखो, जैसे आपके रिसर्च पेपर में होती है ना गाइडलाइन, अगर वैसा दिया है तो वैसा ही लिखना है। प्रपोजल में आपको कुछ स्टेटमेंट मैंडेटरीली लिखने पड़ते हैं, अगर उन्होंने गाइडलाइन में लिखे कि ये आपको लिखना ही है, आपको करना पड़ेगा। एंड चौथा, बजट कंस्ट्रेंट मैचिंग फंड, सिंपल लैंग्वेज में अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपके जेब में 1.5 से 2 लाख रुपए होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो आपको आपके डिपार्टमेंट से एडवांस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज एस्टिमेटेड कि आपके जेब में 1.5 से 2 लाख रुपए होने चाहिए, वो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, बट टू बिगिन विथ आपका कॉस्टिंग ओवरहेड व्यवस्थित झाले पाहिजे, आपका लोकल सपोर्ट, आपके कलीग, आपके को स्पॉन्सर या आपके अगर यूनिवर्सिटी में अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है तो यू कैन टेक एज मच लोकल सपोर्ट एज पॉसिबल। नाउ हाउ टू मेक अ गुड प्रपोजल, एम्फसाइज ऑन इम्पॉर्टन्स एंड रिलेवेंस। आप उसी के लिए, अभी आप देखो इंडियामध्ये एवढे अपंग आणि दिव्यांग लोक आहेत, अपंग चुकीचा शब्द है, दिव्यांग, फैसिलिटीज है क्या हमारे उनके लिए? नहीं है। बट क्या हम कर नहीं पाते क्या? हम कर सकते हैं, हमको विश्वगुरु बोलना बहुत आसान लगता है, बट यू गो टू एनी यूरोपियन कंट्री, देयर इज लॉट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर दिव्यांग पीपल। आप मुंबई में लोकल में बैठे हो क्या? लोकल में बैठे हो क्या मुंबई में? हाँ। वहां पे दिव्यांगों के लिए क्या फैसिलिटी आपने कभी ऑब्जर्व किया प्लेटफॉर्म पे? व्हीलचेयर नहीं, व्हीलचेयर नहीं है वहां पे, स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए वो फैसिलिटी है। कभी ऑब्जर्व केला है का? नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो प्लेटफॉर्म पे एक बीप 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 साउंड आता है, तो जो अंधे लोग होते हैं वो साउंड के तरफ जाके वहां खड़े होते हैं, वहीं पे उनका डब्बा आता है लोकल का। ऑब्जर्व करा, कल जो मैंने आपको बोला था ना, जो आइंस्टाइन बोला था, पैशनेटली क्यूरियस, आपको क्यूरियस होना चाहिए, आवाज किसके लिए आ रहा है, वो लोकल का डब्बा वहीं क्यों आता है, वो दिव्यांगों का डब्बा अलग से क्यों होता है, वो लोग कैसे चढ़ते हैं, ये है। सो एनीवे, क्यूरोसिटी लगती है रिसर्चर बनने के लिए, वो पीएचडी डिग्री काम में नहीं आएंगी, वो केवल नाम के लिए डॉक्टर लगाने के काम में आएगी, वो भी अनइथिकल है डॉक्टर लगाना नाम के आगे। एनीवे, देन दी बिगर देन स्पेसिफिक, सॉरी, हाँ, emphasize the importance and relevance, then a letter from field expert who is willing to help you, that helps a lot। अगर कोई एक फील्ड का एक्सपर्ट है और आप उस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं तो आप उनसे जाके मिलिए, उनसे एक
लेटर लीजिए कि आई एम विलिंग टू हेल्प दिस टीम एंड व्हाटएवर असिस्टेंस रिक्वायर्ड शैल बी प्रोवाइडेड में। अगर वो लेटर लेते तो आपके बजट में उसका मानदंड भी डालिए, उससे फुकट में काम नहीं करने का। देन while developing the hypothesis, make sure that it can be tested. It is a basic premise of your proposal. The entire proposal should revolve around the hypothesis, right? Once it is formed and focused, it should drive the rest of the proposal. वही होता है, research proposal is very much driven by the hypothesis. It is bigger than the aim or objective. लक्षात ठेवा, hypothesis has to be bigger than aim and hypothesis. PhD में चलता है वो, and then rationale for each study should be linked to an aspect of hypothesis. So everything is hypothesis, hypothesis, hypothesis. And if you are doing experiment, the potential outcome, whether you will accept or reject the hypothesis, has to be mentioned. Avoid grammatical, spelling, typographical error. Use large font, make it easy to read. Typically, Tahoma, Arial नहीं, Tahoma, Calibri, Cambria 12 फॉन्ट लिया जाता है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, आप अगर फॉरेन में कभी जाओगे तो एरियल फॉन्ट ये लॉयर लोग इस्तेमाल करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन ये स्टूडेंट लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट? मुझे इंडिया का मालूम नहीं है, बट शायद यहाँ पे ऐसा कोई मैंने देखा नहीं है। आप लोग भी टाइम्स न्यू रोमन ही शायद ले रहे होगे, बट ये प्रपोजल के लिए आपको टाहोमा, कैलिब्री, कैम्ब्रिया 12 इस्तेमाल करना है। इंक्लूड सब हेडिंग, लॉट्स ऑफ स्पेसिंग, यूज हाई क्वालिटी फिगर। कई बार हम पीडीएफ या कहीं वेब से कॉपी करते हैं, इट इज ओके एज लॉन्ग एज यू आर साइटिंग। उसको फोटोशॉप में जाके उसका मैग्निफिकेशन अच्छा करो, क्योंकि प्रिंट आउट में दिखता नहीं है। अगर आप खुद बना रहे हो दैट इज ओके। मिनिमाइज ऑथर डिफाइन एक्रोनिम। ये जो आप व्हाट्सएप पे या एसएमएस भेजते हो ना, आप THE की जगह D लिखते हो, वो नहीं करने का। अपने खुद के डिफाइन एक्रोनिम नहीं डालने का। प्रोवाइड पोटेंशियल पिटफॉल एंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। बताइए यहाँ गलती हो सकती है, ये उसका सॉल्यूशन हो सकता है। कीप द बजट सिंपल, राइट? सो व्हेन दे आर रिव्यूइंग योर बजट, दे विल एबल टू सी कि हाँ इतने लोग हैं, एक आदमी इतना इतना काम करेगा, उसका रेट ये है, ये इतना इनका मैन पावर का खर्चा है, बाकी प्रोजेक्ट का खर्चा डिटेल में आप दो। एब्स्ट्रैक्ट इज द की। जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, ये सब कुछ अच्छा है, बट आपको एब्स्ट्रैक्ट ही लिखना आता नहीं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पहले वो पढ़ेगा और वो अच्छा नहीं लगा तो आप रिजेक्ट हो गए। सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन हाउ टू राइट दी एब्स्ट्रैक्ट। अब हमें जो, मैं कुछ इवैल्यूएटर को पहचानता हूँ, उन्हीं से जो इनपुट मुझे मिला है की का बरं रिजेक्ट होतात, साहेब त्यांना लिहिताच येत नाही, पता ही नहीं लिखना कैसा है। सेकंड, वो जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट साइंटिफिक प्रॉब्लम, इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटल मॉडल, इट डज नॉट हैव द प्रायोरिटी टू अवर प्रोग्राम, और इट लैक्स कन्विंसिंग प्रिलिमिनरी डेटा। अगर आप कोई नए टॉपिक पे काम करने जा रहे हो जहाँ पे सेकेंडरी डेटा भी अवेलेबल नहीं है और प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस जो भी कुछ लिटरेचर में अवेलेबल है वो कन्विंसिंग नहीं है, तो ऐसे समय आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। हाइपोथेसिस लिखा नहीं है, या लिखा है तो उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है, या ये तो केवल डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, इसमें हाइपोथेसिस अपसाइड है। ऑब्जेक्टिव है, डू नॉट एड्रेस दी हाइपोथेसिस। कल मैंने आपको क्या बोला था? टाइटल ऑफ योर थीसिस इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू हाइपोथेसिस। ये जो कर पाएगा उसने रिसर्च की 10 में से 2 सीढ़ी तो पार कर ली। अब आप जब प्रोफेशनल रिसर्च करने जाते हो ना, तो वहां पे अटकता है वो, उसको मालूम ही नहीं कि मेरा ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस को मैच होना चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव लॅक फोकस। और लोकांना ऑब्जेक्टिव्ह सुद्धा येता येत नाही हो, ते असा डिफ्यूज, असा वाईड आणि ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्ह लिहितात। नो वे, इट शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल। सो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है टू टेस्ट दी मिठाई इन वेस्टर्न नागपुर, नथिंग रॉन्ग विद दैट,
बट अगर मैंने ऑब्जेक्टिव ऐसा लिखा, टू टेस्ट द मिठाई ऑफ हल्दीराम शंकर नगर इन वेस्ट नागपुर, इज इट क्लियर? सो मैं स्पेसिफिकली बताऊं, क्योंकि वेस्ट नागपुर में बर्डी का भी हल्दीराम है, अजनी का भी है, शंकर नगर का भी है, प्रताप नगर का भी है, वो तो ब्रॉड हो गया। बट अगर मैंने स्पेसिफिकली बोला, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, टेस्ट मिठाई फ्रॉम हल्दीराम शंकर नगर, इट इज व्हेरी स्पेसिफिक. हे लोकांना लिहिता येत नाही, हे तथ्य आहे बरं का. प्रोफेसर लोकांनाही लिहिता येत नाही, त्यातल्या त्यात नागपूर विद्यापीठाच्या प्रोफेसरांना तर अजिबात येत नाही, हे मी सांगतो. काही अत्यंत हुशार आहेत, पण मेजॉरिटी मध्ये त्रास होतो. अप्रोचेस एंड मेथड लैक डिटेल. आप किस तरीके से काम करोगे, आपने उसके डिटेल दिए नहीं है, और डिटेल दिए नहीं है तो कमिटी को लगता है कि यार ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं. इन्वेस्टिगेटर को इस अप्रोच पे काम करने का तजुर्बा नहीं. एक बार हमारे साथ हुआ था ये, हमने अप्रोच दिया तो उन्होंने रेड फ्लैग रेज किया कि सर आज तक आप कार से जाते थे अमरावती, अभी आप पैदल जाने की बात कर रहे हैं, आप पैदल तो अमरावती कभी गए नहीं. So then we have to convince them. Then finally we got the project. So आप अगर एखादा अप्रोच, नया अप्रोच बता रहे हो, मतलब अगर जो पूरन पोली बना रहा है उसको आपने जलेबी बनाने बोला, तो आपको डर लगेगा कि यार ये तो इसकी एक्सपर्टीज है पूरन पोली की, जलेबी कैसे बनाएगा. तो होता है कई बार, वो रेड फ्लैग रेस किया जाता है. एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर नॉट प्रेजेंटेड और इंटरप्रिटेड. जो मैंने बोला था ना, एक्सपेक्टेड आउटकम डालना पड़ता है आपको. पिटफॉल नॉट एड्रेस्ड, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नॉट प्रेझेंटेड. टाकावं लागतं बाबा, मस्त आहे. हाँ, ये करावं लागतं. ये आपका क्वालिटी बताता है, हाँ, कि आप रिसर्च को किस एंगल से देखते हो. तो आपको पिटफॉल डालना है. देन आपका प्रपोजल बहुत एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा है या बहुत डिफिकल्ट है, वो 180 दिन में कंप्लीट शायद नहीं हो पाएगा. टाइमलाइन आपने दी है वो अनरियलिस्टिक है. आपका प्रोजेक्ट बायस, मी काल काय म्हटलं होतं लक्षात ठेवा. रिसर्च, एवरी इंडिविजुअल इज बायस. आप आपके बेटे पे प्यार करते हो, बेटी पे प्यार करते हो, बायस है ना आपका, क्योंकि आपका वो रिश्ता है, आपका खून है वो. वैसे ही रिसर्चर को लगता है कि यार ये मेरी बेबी है ये प्रोजेक्ट, तो मैं बायस करके काम करूंगा. और ये कॉमन है, इसमें नथिंग रॉन्ग. ट्राई टू बी एज रैशनल एज पॉसिबल, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है. आपका काम जब अटाले सर देखेंगे तो उनको क्या लगेगा, उनके लिए है, थर्ड पार्टी इव्हॅल्युएशन के लिए. री सबमिटेड प्रपोजल. आता गंमत काय होतं, तर हल्ली यावर्षी तर मी काही केलं नाहीये. आप जब प्रपोजल भेजते हो ना, तो एजेंसी अच्छी रहती है, वो आपको कमेंट भेजती है कि सर प्लीज डू दिस थिंग एंड काइंडली सबमिट नेक्स्ट ईयर. अब कैंडिडेट क्या करता है ना, वो भूल जाता है उसको, अगले साल उसको फिर याद आती है और वो फिर पुराना प्रपोजल भेजता है. नहीं, अगर आपने जून में सबमिट किया और आपको नवंबर में उनका रिप्लाई आया कि आपको अगले साल के लिए डालना है, आप डेस्कटॉप पे वो फोल्डर बनाओ, 2024 अगले साल आपको डालना है प्रपोजल का नाम. जब वो टाइम आएगा वो फोल्डर खोलो और उसमें जो कमेंट किए उसको रेक्टिफाई करो और भेजो. 50% लोग वैसे के वैसे भेजते हैं, फिर वो कमिटी का दिमाग खराब होगा, आपने उसका टाइम बर्बाद किया. त्यामुळे ते जेन्युइनली बरेचदा सांगतात की इसको आप एड्रेस करो और रीसबमिट करो अगले साल. तो मतलब आपका चांस बन सकता है. आपने इसका पॉजिटिव क्या है, उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने आपको दूसरा चांस दिया है कि बेटा अगले साल आता हूँ, अगले साल तेरे को देखते हम. तो अगर ऐसा मौका दिया है तो आपको चौका लगाना आना चाहिए. हे पेटेंट आयपी नाही आहे आपल्या याच्यात, हे काही मी घेणार नाही. सो आता झाले 11:56. याच्यावर काही तुम्हाला प्रश्न आहे का, विचारा. नसतील तर आपण एक ब्रेक घेऊ आणि मग माझा आवडता टॉपिक आपण चालू करू 12:14 मी थोडे 2-3 मिनिटं जास्ती मागतोय, कारण आज थंडी जास्ती आहे, मला स्वतःसाठी अर्धा कप चहा बनवायची इच्छा आहे. तर तुमची परमिशन असेल Yes, तर sir. आपण Yes, sure. 12:14 किंवा 13 आपण भेटू. Yes, sir. Yes. इथिक्स बद्दल काही Okay. प्रश्न Yes, sir. असतील तर नोट करून ठेवा, आपण मग नंतर कॉमन याच्यात घेऊ, कारण तेही लवकर संपतं. हं? ठीक आहे. ठीक आहे. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. थँक्यू. Participants, meeting leave नका करू. Connected रहा. Just you take refreshment break of 10 minutes. Okay, madam.
मीनवाइल यस मीनवाइल जस्ट अ मिनट, सर ने तो ब्रेक लिया है बट यू ऑल आर देयर। जस्ट लेट मी नो जो पार्टिसिपेंट्स कल ज्वाइन हुए हैं, हैव यू गॉन थ्रू दैट वीडियो? किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी अपने पास टाइम है, यू कैन डिस्कस। जस्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।